जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों, आप सभी का अभिमन्यु कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा करता हूँ सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे और आनंद पूर्वक अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अभी पिछली क्लास में हमने एक पूर्णतः एक टॉपिक को फिनिश किया था, उसका नाम था भाई मानव रोग। और आज हम एक और टॉपिक को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। उस टाइटल का नाम है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। साथियों, इतना अच्छा टॉपिक है कि इसको पढ़ने के लिए हमें समय तो लगेगा, लेकिन अगर इस टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लिया, सभी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला जो पोषण से जो प्रश्न आते हैं वो एक भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। बट आपको करना क्या है कि सारे के सारे पोषक तत्वों के जितने भी क्लासें होती है वो आपको सारी देखनी है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। और साथ में आपको सभी वीडियो को समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको अभिमन्यु डिफेंस कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो सुचारू रूप से चलती रहे। तो आइए साथियों, चलते हैं आज इस बेहतरीन टॉपिक की तरफ। और जो टॉपिक है उसका नाम है पोषक तत्व। टॉपिक का नाम है पोषक तत्व। देखिए साथियों, हम जो टाइटल है, टाइटल को देखते हैं। टाइटल का नाम तो हमने रखा है पोषक तत्व, पोषक न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे ही ये नाम हमारे सामने आता है तो हमारे जीवन में एक शब्द आता है। क्या होता है पोषक तत्व? किसे कहते हैं पोषक तत्व? क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए पोषक तत्व? इन सभी सवालों का जवाब निकल के आता है कि शरीर में ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर को चलाने में सहायता करते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। शरीर में ऐसे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर का संतुलन और शरीर को संचालन करने में या शरीर को चलाने में सहायता करते हो, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। तो इस पोषक तत्व की एक डेफिनेशन बनती है, वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, क्या कहलाएंगे साथियों? पोषक तत्व कहलाएंगे। यानी कि ऐसे तत्व जो शरीर में ऊर्जा तो प्रदान करते ही हैं और शरीर को चलाने में भी सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। और इन पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इन पोषक तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पोषक तत्व किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ में क्या करते हो भी, शरीर को चलाने में सहायता करते हो, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व किसे कहेंगे भाई? वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। अब देखो भी, पोषक तत्व निम्न होते हैं। पोषक तत्व निम्न होते हैं भी। पोषक तत्व निम्न होते हैं। नंबर एक है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर दो है प्रोटीन।
नंबर 3 है वसा। नंबर 4 है विटामिन। नंबर 5 है जल। 6 है खनिज लवण। और 7 है न्यूक्लिक अम्ल। ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व है, न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी को किस कैटेगरी में रखा जाता है? पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। किस किस को रखा जाता है अभी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। अब इन्हीं पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है कि इनके कार्य क्या होते हैं। जैसे कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऊर्जा देने के साथ कार्य करते हैं, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर का शारीरिक विकास एवं वृद्धि करने में सहायता करते हैं। कुछ पोषक तत्व शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर के आनुवांशिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए भी कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर पोषक तत्व 4 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है अभी ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले। नंबर 2 होते हैं शरीर का शारीरिक विकास करने वाले। उपापचय क्रियाओं को करने वाले। उपापचय क्रियाओं को करने वाले। और आनुवांशिक कार्यों को करने वाले। आनुवांशिक कार्यों को करने वाले। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का शारीरिक विकास करने वाले, उपापचय क्रियाओं को करने वाले, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने वाले, और आनुवांशिक कार्यों को करने वाले। कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये तीनों ऊर्जा प्रदान करने में, और शरीर की शारीरिक वृद्धि करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को जाना जाता है। प्रोटीन यही कार्य करता है। उपापचय क्रियाओं को करने वाले में आता है भी खनिज लवण, जल और विटामिन। और आनुवांशिक कार्यों को करने वाले होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। फिर चलते हैं भी आगे। ये हो गए 4 प्रकार के पोषक तत्व। अब इन पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने के लिए, इन पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने के लिए क्या हमें आवश्यकता होती है? तो इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए संतुलित भोजन। कौन सा भोजन? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। कौन सा भोजन कहलाता है? संतुलित भोजन। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट की। देखिए भाई, इसे कहेंगे संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। देखो भाई, ऐसा भोजन, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित मात्रा में हो, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कौन सी मात्रा में हो? उचित मात्रा में हो, कौन सा भोजन कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखिए भाई, ये जो संतुलित भोजन है, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। तो देखिए, संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव। देखिए भाई, संतुलित भोजन के अवयव। तो इस संतुलित भोजन के अवयव में सबसे पहले आएगा भाई कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आएगा प्रोटीन, फिर होगी फैट वसा, फिर होगा विटामिन, और फिर होगा भी जल और खनिज लवण। जल और खनिज, सारे जो आप देख पा रहे हो ये एक भोजन की थाली है। कौन से भोजन की? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हो? एक प्रॉपर रेशियो में हो, उचित मात्रा में हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक पोषक तत्व जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? न्यूक्लिक अम्ल।
तो फिर यहाँ पे एक लाइन बनती है, न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर, न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर, अम्ल को छोड़कर सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व संतुलित भोजन के अवयव होते हैं, कंटेंट होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर सभी पोषक तत्व संतुलित भोजन के क्या होते हैं भाई, अवयव होते हैं, यानी कि कंटेंट होते हैं। अब शरीर में अगर इस संतुलित भोजन की क्या हो जाए, अनियमितता हो जाए, शरीर में अगर संतुलित भोजन की क्या होती है, अनियमितता होती है, तो हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं कुपोषण। विशेष नोट करके ये बात लिखेंगे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर में संतुलित भोजन की अनियमितता हो जाने से कुपोषण हो जाता है, मल न्यूट्रिशन। अब हम एक एक पोषक तत्व की बात करेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं भी नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं भी अगले एक एक अगले पड़ाव में एक एक पोषक तत्व की। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ध्यान से देखना भी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्ति होती है, सर्वाधिक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। और तुरंत ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। किससे होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो लगभग 50 से 75% पाई जाती है, यानी कि सॉरी 50 से 75% जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। अर्थात ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है तीन तत्वों से मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। फिर हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं भी इसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, यह तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। यह तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। तीन तत्व कौन कौन से होते हैं इसमें, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन तत्व कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अनुपात होता है 1:2
एक। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:2:1। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, एग्जामिनर को पता है कि आपने 1:2:1 रट लिया है, तो वो फिर आपसे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी करवाने की कोशिश करेगा। बोलेगा कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, और पहला ऑप्शन आपको दे देगा 1:2:1। और आपको तो पता है सर ने तो 1:2:1 ही बताया था, तो आप क्या लगा दोगे, 1:2:1 नहीं। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन 2, बाकी 1:1। अब उसने बोल दिया हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो फिर आपका रेशियो क्या होगा, 2:1:1। यानी कि आपको हाइड्रोजन के पास में क्या रखना है, हमेशा 2। सर ये बताइए कि ये अनुपात कहाँ से आया। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सरल जो अणु होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो इसमें रेशियो क्या आएगा, 1:2, जैसे कट रहा है ना भाई इनके मोलिक्यूल, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। फिर इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट बात क्या है, शरीर को शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। लगभग लगभग 50 से 75%। और शरीर को तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर को तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति शरीर को तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति ये होती है भाई कार्बोहाइड्रेट से। किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितने की भाई, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिसे जिसे कार्बोहाइड्रेट्स का जिसे कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहा जाता है, ऊष्मीय मान कहा जाता है। इसे कार्बोहाइड्रेट का क्या कहा जाता है, कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहा जाता है। ऊष्मीय मान कहा जाता है। ये बात कर रहे हैं हम किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के। अब आगे देखो भाई, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। देखो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण मोलासेज परीक्षण कहलाता है। मोलासेज परीक्षण कहलाता है। अर्थात
मंडिया स्टार्च के परीक्षण में आयोडीन प्रयुक्त होता है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन था, आयोडीन की जांच कर ओ कार्बोहाइड्रेट्स की जांच करने में प्रयुक्त होता है आयोडीन। क्या होता है अभी? आयोडीन। तो हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कितने तत्वों से? 3 तत्वों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो होगा 1:2:1। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से लगभग 50 से 75%। शरीर को तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो मोलासेज परीक्षण कहलाता है, अर्थात मंड स्टार्च के परीक्षण में आयोडीन प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार की होती है। देखते हैं भी नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे चलेंगे फिर। देखिए भी, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। देखते हैं भी कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है भी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। दूसरी होती है डाइसेकेराइड। और तीसरी होती है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है एक तो होती है मोनोसेकेराइड। एक होती है डाइसेकेराइड और एक होती है पॉलीसेकेराइड। दो दिक्कत हो रही है लिखने में। देखो भाई, पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड। अब देखो इन तीनों के बारे में समझते हैं, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है। देखिए भाई, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है। यह स्वाद में मीठी होती है। यह जल में घुलनशील होती है। यह जल में घुलनशील होती है। इसी प्रकार ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के 2 से 7 अणु होते हैं। स्वाद में मीठी होती है।
जल में घुलनशील होती है। इसकी बात करें, इसमें 7 से अधिक अणु होते हैं। स्वाधीन तथा जल में अघुलनशील होती है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि मोनोसेक्राइड के उदाहरण क्या है, ट्राइसेक्राइड के उदाहरण क्या है, उसकी बात कर लेते हैं भी। इसका उदाहरण क्या है, मोनो में कौन आती है, डाई में कौन आती है। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मोनो, डाई और पोली। सबसे पहले बात करते हैं इसके उदाहरण, उदाहरण क्या है भी, मोनो के उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण देखो भी, उदाहरण, इसके उदाहरण के लिए एक ट्रिक याद रख लो, उससे हम याद रख लेंगे। जी जी एफ, जी से बनता है गलेक्टोज, और इस जी से बनता है ग्लूकोज, एफ से बनता है फ्रुक्टोज। तो ये 3 प्रकार की होती है भाई, गलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। गलेक्टोज से बनता है भी इसे ब्रेन शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज इसे रक्त शर्करा कहा जाता है। फ्रुक्टोज इसे फल शर्करा कहा जाता है। और इस ग्लूकोज को ना दाक्ष शर्करा भी कहा जाता है भी। कौन सी शर्करा, किशमिश यानी कि दाग नहीं होते, अंगूर शर्करा या दाक्ष शर्करा भी कहा जाता है। और इस गलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। ये जो फ्रुक्टोज है, संसार की सबसे मीठी शर्करा है, संसार की सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। शहद का मुख्य घटक होती है, हनी शहद का मुख्य घटक होती है। कौन सी शर्करा होती है भी, मोनोसेक्राइड में फ्रुक्टोज होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके अगर उदाहरण की हम बात करें तो देखो भी, इसके एग्जाम्पल में आती है, उदाहरण में हम एक ट्रिक लिखेंगे जिसको बोलेंगे मासूले, मासूले। माँ से बनता है भी माल्टोज, और सू से बनता है सुक्रोज, और ले से बनता है लेक्टोज। इसे तो बोलते हैं अनाज शर्करा, इसे बोलते हैं केन शुगर, शुगर केन जो होती है हमारी रसोई घर की चीनी। और लैक्टोज का मतलब होता है दूध शर्करा, दूध शर्करा। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसमें उदाहरण में क्या क्या है, तो ध्यान दे भी, इसके एग्जाम्पल में नंबर 1 सॉरी सेलुलोज,
दूसरा है काइटिन, तीसरा है मंड स्टार्च, और चौथा है अभी ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसेकेराइड प्रकार की होती है। संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होता है। संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा? सेलुलोज होता है। कवक की कोशिका भित्ति तो काइटिन से बनी होती है। बाकी जितने भी प्लांट होते हैं, पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। शुद्ध रुई के जो रेशे होते हैं वो सेलुलोज का उदाहरण होता है। कागज का निर्माण सेलुलोज से होता है। कागज का रंग कई दिनों बाद में भूरा या पीला पड़ जाना सेलुलोज का ऑक्सीकरण होना होता है। काइटिन दूसरा नंबर है। ये भी एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स होती है। अर्थात कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। छोटे छोटे कीटों के शरीर का बाहरी आवरण किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। और जितने भी प्रकार के प्लांट होते हैं, पादपों में जो भोजन का स्टोरेज होता है वो मंड स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में जो भोजन का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में होता है। तो ये था भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या था हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हम बात कर रहे थे पोषक तत्व की। वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं या शरीर को चलाते हैं, शरीर की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व निम्न होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और न्यूक्लिक अम्ल। कार्य के आधार पर पोषक तत्व चार प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व को चार प्रकार में, एक होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रोटीन और वसा। दूसरा जो है शरीर का शारीरिक विकास करने वाले में जो है वो होता है भी प्रोटीन, और उपापचय क्रियाओं को करने वाले में खनिज लवण, जल और विटामिन, और आनुवांशिक कार्यों को करने वाले होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। कौन से होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद देखो भी हमने देखा कि ऐसा भोजन जो शरीर को क्या कर दे? ऊर्जा प्रदान कर दे या पोषक तत्वों को प्रदान कर दे, वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। लेकिन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कौन सी मात्रा में हो? उचित मात्रा में हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और इस संतुलित भोजन के जो अवयव होते हैं उसमें न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर सभी पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? संतुलित भोजन के अवयव कहलाते हैं। जिसमें से देखो जल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब तो होते हैं। बाकी कौन सा नहीं होता? न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। और इस शरीर में अगर संतुलित भोजन की अनियमितता हो जाने से कुपोषण हो जाता है। अब इसके बाद में हमने बात की थी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1-2-1 के रेशियो में होता है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, जिसे ही कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान, उसमें मान या ईंधन मान कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण मोलासेज परीक्षण कहलाता है, अर्थात मंड स्टार्च के परीक्षण में आयोडीन प्रयुक्त होता है। के बाद में हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन प्रकार की होती है: मोनो, डाई और पॉली। मोनो में 1 होता है, डाई में 2 से 7 होता है, पॉली में 7 से अधिक होता है। मोनो और डाई स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील होती है, जबकि पॉली स्वादहीन और जल में अघुलनशील होती है। मोनो के उदाहरण जो हमने देखे होता है जीजीएफ, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लैक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, जो दिमाग को चलाने में सहायता करती है। बादाम और अखरोट में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए तो बोलते हैं बादाम खाया करो दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है भी। ग्लूकोज इसे रक्त शर्करा या दाग शर्करा कहा जाता है, और फ्रुक्टोज इसे फल शर्करा कहा जाता है। संसार की सबसे मीठी शर्करा होती है, शहद का मुख्य घटक होती है। माल्टोज अनाज शर्करा, सुक्रोज क्रेन शुगर, और लैक्टोज दूध शर्करा। अब देखो भी सेलुलोज संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कागज का निर्माण होता है। काइटिन से कवक की कोशिका भित्ति बनती है, छोटे छोटे कीटों के शरीर का बाहरी आवरण बनता है, और मंड स्टार्च पादपों में भोजन का स्टोरेज होता है। ग्लाइकोजन जो है अभी वो जंतुओं में भोजन का स्टोरेज होता है।
तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।